वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व in the region of head and neck beta, आपको पता है कि you are primarily are concerned with the extracranial courses, extracranial branches, extracranial area of distribution, particularly to of the cranial nerves. So in case of vestibulocochlear nerve, we are also going to primarily focus on the on its extracranial course. Vestibulocochlear nerve, as you know, there are 12 cranial nerves, out of which the 8th cranial nerve is called vestibulocochlear nerve. It is purely sensory in function. And what type of fibers does it carry? It carries special somatic afferent fibers. ठीक है? और इसके अंदर नर्व फाइबर्स कौन सी टाइप के होते हैं? बाइपोलर. ठीक हो गया? इट हैज टू कंपोनेंट्स. बेटे इसका नाम बता रहा है, ये दो कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है ये नर्व. वेस्टिबुलर कंपोनेंट और डिवीजन एंड कॉक्लियर कंपोनेंट और डिवीजन. द कॉक्लियर कंपोनेंट इज कंसर्न्ड with the hearing, and vestibular component is concerned with the maintenance of the balance of the head posture, head and neck posture. ठीक है? So let's see the origin. किसी भी नर्व का बॉडी में बेटे आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, उसके कोर्सेज पता होना चाहिए, अगर उसकी ब्रांचेस हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस एरिया को सप्लाई करती है, और फिर उससे रिलेटेड क्लिनिकल्स आपको पता होने चाहिए, चाहे बॉडी में कोई भी नर्व है, वेदर इट्स अ क्रेनियल नर्व और अ पेरिफेरल नर्व. ठीक है? सो बेटा इसका ओरिजिन क्या है? ये दो रूट से मिलके अराइज करती है. ठीक है? दो रूट्स कौन सी हो जाएंगी? वेस्टिबुलर रूट एंड कॉक्लियर रूट. सो जो वेस्टिबुलर जो कॉक्लियर रूट है इसकी बेटा वो अराइज करती है फ्रॉम दी कॉक्लियर न्यूक्लियाई, जो कि दो होते हैं ग्रुप्स में लोकेटेड, डोर्सल एंड वेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉक्लियर न्यूक्लियाई. कहाँ लोकेटेड होते हैं वो? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. सेकेंड कंपोनेंट जो सेकेंड रूट है वो अराइज करती है फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं? इन द पोन्स एंड मेडुला. दोनों रूट्स, दोनों कंपोनेंट्स वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर, after arising from their respective nuclear complexes, they unite in the pons to form the main trunk of the cranial nerve 8. Now after uniting into a single nerve, this nerve emerges from where? The junction of medulla with pons, known as pontomedullary junction, also called cerebelopontine angle. So basically this nerve as a single nerve emerges from this junction and accompanies labyrinthine artery and 7th cranial nerve, which is facial nerve. And together with the labyrinthine artery and facial nerve, it exits the cranium through bypassing through the internal acoustic meatus. So अगर आपसे बेटा अब यहीं पे सवाल पूछा जाए कि what are the contents of the internal acoustic meatus, what your answer is going to be? So contents of the internal acoustic meatus, one of the contents, they include the labyrinthine artery, facial nerve, and vestibulocochlear nerve. Once entering into the internal acoustic meatus, on reaching the internal ear, the vestibulocochlear nerve again splits into its two divisions, the vestibular division and the cochlear division. Now each division, that is the cochlear, will supply its cochlea and the vestibular division will supply the vestibule. Now remember, basically beta vestibulocochlear nerve क्या है? Sensory nerve है. So देखो हमने कोर्स तो शुरू किया है इस नर्व का, कहाँ से हमने इसका कोर्स स्टार्ट किया है? ब्रेन से. ठीक है ना? हाँ, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम से. ठीक हो गया ना? इसके अलावा लेकिन ये सेंसरी नर्व है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसमें जो इम्पल्सेस हैं उन्होंने रन करना है
इस नर्व का कोर्स हमने ट्रेस करना शुरू किया ब्रेन से इंटरनल ईयर, जबकि जो न्यूरोनल इंपल्सेस हैं उन्होंने ट्रेवल किस डायरेक्शन में करना है? सेंसरी इंपल्सेस ने इस नर्व में ट्रेवल किस डायरेक्शन में करना है? दिस इज राइट कि हम लोगों ने कोर्स तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का ट्रेस करना शुरू किया, कहां से? फ्रॉम ब्रेन टू ईयर। ईयर का कौन सा पार्ट? इंटरनल ईयर। ठीक हो गया। लेकिन बेटा इसके अंदर जो सेंसरी इंपल्सेस ने रन करना है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, ठीक है ना? सेंसरी है, सेंसरी का मतलब है द इंपल्सेस, द सेंसरी मैसेज हैज टू बी कैरिड टू द ब्रेन, ठीक है ना? और मोटर का भी ये होता है फंक्शन के वो फिर रिजल्ट या फाइनल आंसर लेके आता है फ्रॉम द ब्रेन टू द स्टिमुलस या रिसेप्टर की तरफ। ठीक हो गया। ये बात प्लीज ध्यान में रखो, यहीं से तुम लोग अपने सवाल खराब करते हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, दूसरी बात सवाल तवज्जो से नहीं सुनते, इसलिए। चलें तो जी बेटा, नाउ इफ यू अगेन लुक एट द नोट्स दैट आई प्रोवाइडेड यू, उसमें आप ये देखिए, अब हम करने शुरू करने लगे हैं, मैं अब आपको कंप्लीट ट्रेसिंग करवाने लगी हूँ सेंसरी इंपल्सेस की, ठीक है? कोर्स वी आर डन with the course, extracranial course of the vestibulocochlear nerve। अब देखो कि उसमें सेंसरी इंपल्सेस बेटे किस तरह जो है वो ट्रेवल करती हैं और कहां से शुरू करती हैं। ओके, इज इट क्लियर? गुड। लेट्स स्टार्ट विद द कॉक्लियर नर्व। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि जब वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इंटरनल ईयर के करीब पहुंच गई तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को अगेन दो डिविजन्स में स्प्लिट कर दिया। कौन सी दो डिविजन्स? वही जिनसे मिलके वो बनी थी, कॉक्लियर नर्व एंड वेस्टिबुलर नर्व। ठीक हो गया। कॉक्लियर नर्व की क्या स्टोरी है? कॉक्लियर नर्व की बेटा बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब साउंड्स पहुंचती हैं इनटू द इंटरनल ईयर, फाइनली traveling through the external ear, middle ear and then finally the internal ear। तो वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं किसको? बेसिलर मेम्ब्रेन को। From your knowledge of anatomy, you must remember that basilar membrane was sporting which receptor? Organ of Corti. Remember that. So basilar membrane vibrates, ठीक हो गया, leading to the stimulation of the inner hair cells of organ of Corti, leading to the nerve impulse conduction into the spiral ganglion। Now wait over here, बेटा मुझे ये बताइए कि बाइपोलर न्यूरॉन से मिलके बनी होती है ना वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है? तो स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर कौन से फाइबर्स आएंगे? बाइपोलर के पेरिफेरल या सेंट्रल? ऑर्गन ऑफ कॉटी से नर्व इंपल्स स्पाइरल गैंग्लियन तक कौन से फाइबर्स पहुंचाएंगे बाइपोलर न्यूरॉन के? पेरिफेरल या सेंट्रल? लवीजा's आंसर इज राइट, वेरी गुड लवीजा, पेरिफेरल। शाबाश। नूर हमेशा याद रखना सेंट्रल, सेंट्रल फाइबर्स ने बेटा सेंटर की तरफ जाना है। कौन सा सेंटर है आपका? ब्रेन बेटे। यस आमिना, यस मलाइका, यस जैनब, यस अरीशा एंड रुबा, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर राइट। ठीक है नूर? Yes, Mahnur. Excellent. अच्छा जी, now do you understand? आएंगे ना बेटा, सेंट्रल स्पाइरल गैंग्लियन तक पहुंचाएगा कौन? ऑर्गन ऑफ कॉटी से स्पाइरल गैंग्लियन तक पहुंचाएंगे कौन से फाइबर्स बेटा? पेरिफेरल प्रोसेसेस ऑफ द बाइपोलर। और स्पाइरल गैंग्लियन से जब आगे नर्व बन के निकलेगी एज कॉक्लियर नर्व, तो उसमें कौन से फाइबर्स रन कर रहे होंगे? सेंट्रल। शाबाश, ठीक हो गया। सिमिलर इज द केस विद द वेस्टिबुलर नर्व। अब देखिए वेस्टिबुलर नर्व को कैसे स्टिमुलस मिलता है। वेस्टिबुलर नर्व का कंसर्न क्या था? बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब है? हिलजुल, मूवमेंट, राइट हो गया ना? तो उसके जो है ना उसको दो तरह के स्टिमुलस मिलेंगे, रोटेशनल एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। दो तरह की मूवमेंट मिलेगी, रोटेशनल एंड लीनियर। ठीक हो गया। अगर तो उसे रोटेशनल स्टिमुलस मिलता है तो वो किस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा इंटरनल ईयर में? एम्प्यूली ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं जिनका नाम क्या है? हु विल टेल?
बेशक नोट्स में से देख के बता दो। एक्सीलेंट लवीजा, क्रिस्टी, ठीक हो गया। और लीनियर एक्सेलरेशन से अगर उसे सिग्नल मिलता है तो सेक्यूल और यूट्रिकल वहां पे आ जाएंगे, और उनके अंदर कौन सा पड़ा होता है रिसेप्टर? शाबाश उसामा, मैक्यूली, एक्सीलेंट लवीजा, ठीक हो गया। यस मरियम, यस मलाइका, शाबाश, ऑल ऑफ यू आर राइट बेटे। जी मोइज, मोaz, रुबाब एंड मरियम, वेरी गुड, ठीक हो गया। जो भी स्टिमुलस है अब वो कहां पहुंचेगा? वेस्टिबुलर गैंग्लियन। वेस्टिबुलर गैंग्लियन से फिर कौन सी नर्व निकलेगी? वेस्टिबुलर नर्व। उसके अंदर सेंसरी इंपल्सेस रन करेंगी। इज इट अंडरस्टूड? कोर्स कैसे लिखना है और सेंसरी इंपल्सेस का कोर्स कैसे लिखना है? इज इट क्लियर? आई होप बेट इट्स क्लियर। पर्टिकुलरली मेरा कंसर्न ये जैनब और नूर होते हैं, क्योंकि बच्चे काफी अच्छा अपना क्लैरिफाई करते हैं, क्यों बाकियों को तो फिर भी जल्दी हो जाता है क्योंकि वो ओल्ड कमर्स भी हैं, वो काफी देर से पढ़ रहे हैं। रामा गुड, सुहेब गुड, शाबाश। चलें, शुड आई मूव ऑन टू क्लिनिकल्स देन? ओके फाइन, चलें, गुड हो गया, वेरी गुड। ओके बच्चे, रमन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लिनिकल्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने, इफ यू हैव योर, ओके हमजा एंड रुबाब, बेटा प्लीज कीप योर बुक्स विद यू, पर्टिकुलरली केएलएम, क्योंकि केएलएम के काफी क्लिनिकल्स बड़े फेवरेट होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, तो वो टिक कर लिया करो। अब देखो, clinicals related with the ear and the vestibulocochlear nerve, that is eighth cranial nerve, deafness and its types, इसको टिक करो। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ऐसे क्यों है, deafness and its types। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया को टिक करो। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ स्टेपीडियस को टिक करो, मोशन सिकनेस को टिक करो, और मीनियस सिंड्रोम को टिक करो। ये कॉमनली आस्क्ड SAQs and MCQs हैं in the final professional examination, first prof. Both MBBS का second बन जाता है, आप लोगों का first होता है, दोनों के लिए। ठीक हो गया? Have you marked it? जितने मैंने बताए हैं इन पे 5-5 stars लगाओ, they are that much important। 80 to 90% ये clinicals आएंगे from the topic of ear and vestibulocochlear nerve। जी बेटा, I'm going to repeat: deafness and its types, otitis media, okay Malaika, paralysis of the stapedius, motion sickness पे ना 3 star लगा लो, and Meniere syndrome। लेकिन अगेन करना सारा है, ठीक हो गया? चलें, लेट्स स्टार्ट। कर लिया मार्क सबने? स्टार्टिंग बेटा विद द डेफनेस एंड इट्स टाइप्स। डेफनेस आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? डेफनेस का हेयरिंग लॉस, बंदा सुन नहीं सकता। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एज अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यू मस्ट नो दीज 3 टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस, ठीक है? कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड, ठीक हो गया? कंडक्टिव, कंडक्शन मतलब कोई जो कंडक्टिंग पैसेज है ईयर का, वो क्या आ जाता है? एक्सटर्नल एकोस्टिक मेटर्स आ जाता है ना, फिर ईयर ड्रम आ जाता है ना, उससे आगे मिडल ईयर आ जाता है ना, और उसकी बोन्स आ जाती हैं। ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ईयर के, दे फॉर्म ए कंडक्टिंग पाथवे। कंडक्टिंग पाथवे फॉर व्हाट? साउंड वेव्स, ठीक है? तो या तो आपका रास्ता खराब है, समझ आ गई ना बात? रास्ता खराब है आपके, जो है आपने कॉलेज से घर तक पहुंचना है तो रास्ता खराब है, कोई सड़क टूटी हुई है, दैट इज व्हाट? कंडक्टिव प्रॉब्लम है। समझ आ गई बात? सेंसरी न्यूरल, व्हेन हियरिंग लॉस इज ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ द इनर ईयर, आल्सो नोन एज नर्व रिलेटेड हियरिंग लॉस, ठीक हो गया? या तो नर्व खराब है या फिर इनर ईयर खराब है, ठीक हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जी या तो आपकी गाड़ी खराब है, ठीक है, जिससे आपने पहुंचना था अपने घर, या फिर घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसफार्मर खुदा ना खासा उड़ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी से आपने याद रख लेना है नर्व, ठीक है? और इनर ईयर से आपने याद रख लेना है गाड़ी, ठीक हो गया? ये दोनों याद रह जाएंगे। समझ आ गई बात?
रास्ता खराब है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, गाड़ी खराब है या घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, तो नर्व खराब है। ठीक हो गया। मिक्स्ड में क्या होता है कि देयर मे बी डैमेज इन द आउटर और मिडल ईयर या फिर इनर एंड नर्व में डैमेज है, पर्टिकुलरली जो कॉक्लियर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉक्लियर कंपोनेंट ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इज कंसर्न विद, कंप्लीट माय सेंटेंस, कॉक्लियर नर्व इज कंसर्न विद हियरिंग। एग्जैक्टली, समझ आ गई ना बात? ठीक है जी। देन वी हैव बेटे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है जी। ये जो बेटे ओटाइटिस मीडिया है, here ओटाइटिस मीडिया में होता क्या है, जो साइन डॉक्टर को नजर आता है जब वो ऑटोस्कोप अंदर डाल के देखता है कान के पर्दे को, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो बल्जिंग होती है। बल्जिंग कहाँ पे होती है? बाहर की तरफ बेटा बल्जिंग होती है। अदरवाइज तो आपको पता है कि ये आप देख रहे हो ना, इसका ये जो अम्बो वाला पॉइंट है जहां पे हैंडल ऑफ मेलियस अटैच हो रहा है, तो उसके अंदर कंकेविटी प्रोड्यूस होती है विद कन्वेक्सिटी डायरेक्टेड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स किसके? मिडल ईयर की तरफ। ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर की तरफ यहाँ पे कंकेविटी होती है, बाकी का जो है वो थोड़ा सा कन्वेक्स हो सकता है। तो जब ये सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है ये इतनी शदीद बल्ज कर जाती है, ये इस तरह से ऑलरेडी शार्प नजर आती है। ठीक हो गया। ये साइन होता है ओटाइटिस मीडिया का। अब ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या है बेटा? टाइटस, आइटस, ये आइटस, आइटस, आइटस रेफर्स टू इंफ्लेमेशन और टाइटस रेफर्स टू ईयर। ये कौन सा पार्ट ऑफ ईयर? मिडल ईयर। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन है, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, इंफ्लेमेटरी डिजीज चल रही है, वो किस पार्ट ऑफ ईयर में चल रही है? मिडल में। उससे क्या हुआ कि इंफ्लेमेशन से अगली स्टेज होती है पस या फ्लूइड, इंफ्लेमेटरी फ्लूइड की एकोमोडेशन। जब फ्लूइड एकोमोलेट हो जाता है, इंफ्लेमेटरी फ्लूइड एकोमोलेट हो जाता है या पस पड़ जाती है मिडल ईयर में, तो आपको देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो बेटा, इतनी सी मिडल ईयर की कैविटी है, कितनी छोटी सी कैविटी है, देख रहे हो ना? ऊपर से इसके अंदर जी मजीद आप पानी भर दो, फ्लूइड भर दो, पस भर दो। ठीक है ना? तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि पेशेंट को पेन कितनी हो रही है। समझ आ गई बात? और वो जो फ्लूइड भर रहा है इस कैविटी के अंदर, मिडल ईयर की कैविटी के अंदर, वो कितना प्रेशर डालेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में? इतना प्रेशर डालेगा कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन पे इस तरह से नजर आएगी। ठीक हो गया। कॉजेज क्या होती हैं, क्यों इन्फेक्शन हो सकता है मिडिल ईयर में? सेकेंडरी टू अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब अपर रेस्पिरेटरी से क्या मतलब है? गला खराब हुआ, सोर थ्रोट, ठीक है, ट्रकिए में भी कोई इन्फ्लेमेशन आ गई। ठीक हो गया। टॉन्सल्स, ओरल कैविटी में आपको पता है नेजोफेरिंग्स में टॉन्सल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी सोर्स, जब उनका टॉन्सिलाइटिस हो जाता है वो भी सोर्स बन जाते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का। सो अपर रेस्पिरेटरी बेटा जो इन्फेक्शंस हैं, दैट में लीड टू द इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। इसकी कॉम्प्लिकेशन और इसका सिम्टम क्या होगा? ऑडिटरी ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। आप देख सकते हो कि किस तरह फ्लूइड ने ब्लॉक कर दिया है, इन्फेक्टेड फ्लूइड ने ऑडिटरी ट्यूब को, फ्रिंगोटिम्पैनिक ट्यूब को या यूस्टेशियन ट्यूब को। कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगी इससे क्या हो सकती है? इफ इट दिस कंडीशन गोज अनट्रीटेड, दिस इज गोइंग टू लीड टू scarring of the middle ear bones, incus, stapes, malleus। ठीक है, वो जुड़ जाएंगी, फाइब्रस एडिशंस उनमें डेवलप हो जाएंगी। उससे क्या होगा? कैन यू गेस? अगर ये स्कारिंग हो जाए ऑडिटरी ऑसिकल्स की, तो व्हाट टाइप ऑफ डेफनेस मे रिजल्ट? अभी आपने पीछे पढ़ा है। यहां से इस कंडीशन को आपने याद रखना है स्टेपीडियस मसल से। ठीक है, बिकॉज दिस कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम इन पैरालिसिस ऑफ स्टेपीडियस मसल। अब बताइए, जब स्टेपीडियस मसल पैरालाइज हो जाएगा, फेशियल नर्व का डैमेज हुआ, स्टेपीडियस मसल पैरालाइज हो गया, या किसी डायरेक्ट ट्रॉमा से स्टेपीडियस मसल डैमेज हो गया, उसका एक्शन क्या था? जी बेटा, ये आप देख रहे हैं टेंडन ऑफ द स्टेपीडियस मसल इन द डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड। ये टेंडन लग रहा है, कहाँ लग रहा है? नेक ऑफ स्टेपीज पे। ये फुट प्लेट है ना स्टेपीज की, और ये नेक है और ये इसके ऊपर हेड है। तो स्टेपीडियस का एक्शन क्या होता है? इट रिट्रैक्ट्स द नेक ऑफ स्टेपीज फ्रॉम द फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलर।
ठीक हो गया, उसको खींचेगा तो मूव करेगा फुट प्लेट को फ्रॉम द फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलर। ठीक है जी। अगेन पार्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ द sound waves. Hyperacusia. The patient becomes increasingly sensitive towards the sound, even in normal pitched usual environmental sound. उसकी टॉलरेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी टू टॉलरेट द पिच ऑफ साउंड। उसको छोटी सी कम पिच की नॉइज भी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, उससे उसको तकलीफ क्या पहुंचेगी जब वो उस साउंड को सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो उसके कान में दर्द होगी। ठीक हो गया, और उसको वो जो साउंड है वो बहुत ज्यादा लाउड लगेगी। So the patient actually becomes extremely sensitive towards the frequencies and volume ranges of the sound. तो उसकी टॉलरेंस जो है वो कम हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एक्यूजिया। मोशन सिकनेस, ये बेटा डिस्कॉर्डेंस होती है बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड द विजुअल स्टिमुलाई। आपको पता है कि वेस्टिबुलर कंपोनेंट ने आपका बैलेंस करना है मेंटेन, एंड फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ न्यूरोएनाटॉमी यू माइट रिमेंबर द कनेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन द वेस्टिबुलर सिस्टम एंड द विजुअल सिस्टम। ठीक है, दोनों ने मिलके बॉडी के पोस्चर को बैलेंस को मेंटेन करना है। जब इनमें डिस्कॉर्डेंस आ जाएगी, एक दूसरे से ये कोऑपरेट नहीं कर सकेंगे, इनकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी आपस में, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम मोशन सिकनेस, जिसमें जो है जरा सा भी आपका सर घूमता है मूवमेंट की वजह से तो यू फील सिक, चक्कर आते हैं एंड द पेशेंट स्टार्ट्स टू वॉमिट। मीनिया सिंड्रोम इन्वॉल्व्स ब्लॉकेज ऑफ द कॉक्लियर डक्ट। इससे साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? टिनाइटिस, हियरिंग लॉस एंड वर्टिगो। It leads to increased sense of pressure in ear plus distortion of the sound waves and sensitivity to noises. इसमें होता क्या है कि कॉक्लियर डक्ट बेटा जब ब्लॉक हो जाएगी तो इसके अंदर जो एंडोलिम्फेटिक है फ्लूइड, वो जाहिर सी बात उसकी बैक पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिस लीडिंग टू द साइन जिसमें बैलूनिंग ऑफ द कॉक्लियर डक्ट, यूट्रिकल एंड सेक्यूल ड्यू टू इंक्रीज इन द एंडोलिम्फेटिक वॉल्यूम। This was all about the clinicals of the ear.